बायस थ्योरम हम लोग बना रहे हैं। बायस थ्योरम में क्लास 12 साइंस का, मैथ का बायस थ्योरम पर हम लोग डील कर रहे हैं। बायस थ्योरम का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का 1 बाय 1 रोज लोड हो रहा है, ठीक है, मैथ में। इस पर इसी चैनल में फिर अगला क्वेश्चन है जो एग्जाम में आने का पूरा चांसेस है, इसी टाइप का जेक में आपका देता है, या फिर आप लोग और कोई बोर्ड का भी हो, अगर उड़ीसा और बिहार है सबका भी हो तो भी उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो उसको देख सकते हो, या इंडिया का किसी भी बोर्ड में हो तो वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12 साइंस के लिए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है 3 अर्न्स कंटेन, तो 3 ठो आपका कलश है, वही रखने का ऐसे कलश टाइप का है ना, होता है जो वो कलश को ही अर्न बोलते हैं, जिसमें गेंद उंद रख सकते हो, कुछ सामान रख सकते हो। 3 अर्न्स, 3 ठो कलश टाइप का स्ट्रक्चर है, अर्न है। कंटेन 6 रेड 4 ब्लैक, मतलब पहला अर्न में 6 ठो लाल है 4 ठो ब्लैक है, ठीक है, गोल है। और दूसरा कोमा दिया 4 रेड 6 ब्लैक, मतलब दूसरा वाला में 4 ठो रेड है 6 ठो ब्लैक है। तीसरा वाला जो है 5 गो रेड है 5 गो ब्लैक बोला है, रेस्पेक्टिवली बोल्स, रेस्पेक्टिवली मतलब रेस्पेक्टिवली दिया है, मतलब पहला वाला में 6 रेड 4 ब्लैक है, दूसरा वाला में 4 रेड 6 ब्लैक है, तीसरा वाला में 5 रेड 5 ब्लैक है। यानी कहने का मतलब हुआ कि टोटल तीनों अर्न में 10 ही है, 10 ही है टोटल, इसको याद रखना है। वन ऑफ द अर्न्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम, कहीं भी एक से कोई एक कलश चुन लिया जाता है, एंड अ बॉल इज ड्रॉन, और उसमें कोई चुना वाला में से कोई एक बॉल निकाला जाता है ना, ड्रॉन फ्रॉम इट। इफ द बॉल इज ड्रॉन, इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, अगर जो बॉल निकाले वो लाल आता है, क्या आता है, लाल। इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, मतलब जो बॉल निकाले हो वो लाल आ गया है। तो इतना तो मान के चलना है कि ये पूरा क्वेश्चन अब लाल गेंद पर आधारित है ना। तो इसमें 2 ही टाइप का क्वेश्चन बनेगा, या तो लाल पर दे देगा या ब्लैक पर दे देगा, यहाँ जितना जो कलर होगा उसी पर देगा, तो ये लाल पर बेस्ड है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट टर्न, बताओ प्रोबेबिलिटी कि जो लाल गेंद आया है वो पहला कलश से निकला है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये बायस थ्योरम से बनेगा। तो जिसको बायस थ्योरम में अभी जो ये क्या क्या निकाला अजीब लग रहा है, तो इसका पिछला वीडियो देख लो, बायस थ्योरम का और वीडियो है, उसको देख के इसको देखोगे तो समझ में आएगा, क्योंकि वहां पर हम बताए थे कि बायस थ्योरम को कैसे पहचाने कि बायस थ्योरम से बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये बायस थ्योरम का प्रॉब्लम है। तो कैसे बनाएंगे बायस थ्योरम में, हम लोग क्या करते हैं, बायस थ्योरम का रूल है कि हम लोग सभी घटना जो घटने वाला सबको मान लेते हैं। तो यहाँ 3 घटना एक तो हो सकता है, एक तो हम लोग क्या करते हैं, लेट E1 E2 E3 E। अब E1 मान लिए पहला कलश के लिए, पहला अर्न के लिए, E2 मान लिए दूसरा के लिए, E3 मान लिए तीसरा के लिए, और E मान लिए लाल निकलने के लिए, क्योंकि लाल भी तो आएगा ना। तो इस तरह से 4 तो घटना मान ले, लेट E1 E2 E3 एंड E बी द इवेंट्स डिफाइंड एज फॉलो, जिसको ऐसे डिफाइन करेंगे, एज फॉलो मतलब ऐसे जो दिया है ऐसे डिफाइन करेंगे, इस तरह से डिफाइन करेंगे, बता देना पूरा। फिर बता देना E1 क्या है, फर्स्ट अर्न ही चूजे, मतलब पहला क्लस को चुने। E2 क्या है, सेकेंड अर्न ही चूजे, दूसरा को चुने। E3 क्या है, थर्ड अर्न ही चूजे, तीसरा को चुने, तीसरा क्लस को, तीसरा। और E क्या है, बॉल ड्रॉन इज रेड, जो बॉल निकला वो लाल है। इस तरह से पूरा बता दूंगी। और अब यहाँ प्रोबेबिलिटी में इसको निकाला जाता है ना, तो जिसको पता नहीं चल रहा है क्यों निकाल रहे हैं, तो बायस थ्योरम का पिछला वीडियो देख लो, क्योंकि ये सब अगर निकलेगा तभी लास्ट वाला निकलेगा। इसलिए हम लोग को अब क्या करना है, एक एक करके जो घटना घटा सबको प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा। तो पहला घटना क्या है, अर्न को चूज करने का, मतलब कलश को चूज करने का। तो P1 मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। तो E1 क्या है, अर्न 1 को चूज करने का। तो P1 मतलब हुआ अर्न 1 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी। P2 क्या हुआ, अर्न 2 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी। P3 क्या हुआ, अर्न 3 को चूज करने का प्रोबेबिलिटी। तो ये तीनों का प्रोबेबिलिटी सेम होगा, क्यों, क्योंकि टोटल कलश 3 तो है और उसमें से चूज करना है 1 तो जब भी किसी का प्रोबेबिलिटी निकालोगे, अगर पहला का निकालोगे तो पहला वाला 1 है, टोटल 3 तो 1/3 होगा, दूसरा में भी वही होगा 1/3, तीसरा में भी होगा 1/3, क्योंकि हम लोग को पता है प्रोबेबिलिटी को निकालने के लिए क्या रूल होता है, NE/NS होता है, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, टोटल सैंपल स्पेस। तो जिसको पूछ रहा है उसका संख्या बटा जो टोटल वहां पर है, तो जिसको पूछ रहा है वो कलश 1 ही है, जिसको चूज कर रहे हो, जिसका प्रायिकता पूछ रहा है वो 1 है, और टोटल वहां 3 है, तो हर स्थिति में वही होगा। तो इसलिए सबका प्रोबेबिलिटी 1/3 ही होगा। तो इसलिए से P1 P2 P3 1/3 हुआ, ये तो निकल गया। उसके बाद यहाँ पर आना है, ठीक है। और अगर आपको पीछे वीडियो नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो पिछला वीडियो को देख लो, जो पिछला वीडियो को देखते आ रहा है उसको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो पिछला वाला वीडियो को देखोगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइक्लीहुड प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मतलब उसका आगे और भी प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है। अब देखो ये आपका अर्न को चूज करने का प्रोबेबिलिटी निकल गया, तीनों का सेम है 1/3। अब P E/E1 क्या है,
जो पी ई अपॉन E1 क्या है, पी ई अपॉन E1 क्या है, ई अपॉन E1 जो प्रोबेबिलिटी निकल रहा है इसका मतलब हुआ कि अगर हम लोग पहला अर्न को चूज किए और उससे जो बोल निकला वो लाल होगा, उसका प्रोबेबिलिटी है। मतलब पहला अर्न को चूज किए और उससे जो बोल निकला वो लाल होगा, उसका प्रोबेबिलिटी है, उसको बोलेंगे ई अपॉन E1। ई मतलब हुआ लाल का घटना, लाल आया उसका, E1 हुआ पहला को चूज किए, तो पी ई अपॉन E1 क्या होगा कि पहला वाला अर्न से चूज किए और वो उसका लाल आने का प्रोबेबिलिटी, उसको बोलेंगे पी ई अपॉन E1। तो कैसे निकलेगा, तो हम लोग जाएंगे पहले पहला वाला में कितना टो बोल है, 10 टो बोल है, 6 टो लाल है, 4 टो ब्लैक है, तो टोटल कितना है 10, ठीक है। और लाल कितना टो, यहाँ देखो लाल कितना टो 6 टो। तो रूल क्या बोलता है प्रोबेबिलिटी का, जिसका पूछ रहा बटा टोटल, तो पूछ रहा किसका है, रेड का, तो रेड ऊपर हो जाएगा, टोटल क्या हो जाएगा 10, तो 6/10। फिर ई अपॉन E2 निकालना है, तो ई अपॉन E2 कैसे निकलेगा, ई अपॉन E2 मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन E2, मतलब इसका मतलब हुआ कि आर्म 2 को सिलेक्ट किए और उसमें लाल आने का प्रोबेबिलिटी क्या है, लाल बोल आने का, तो वो क्या होगा, तो 2 में जाकर देखो 2 में कितना है, लाल कितना है 4 है, टोटल कितना 10 है, तो इसका होगा 4/10, 4/10। फिर उसी प्रकार ई अपॉन E3 मतलब अगर हम लोग E3 अर्न को सिलेक्ट किए तो उसमें लाल आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो फिर यहाँ जाएंगे, टोटल कितना है 5 5 10, अब पूछ रहा लाल कितना है 5 तो फिर 5/10 होगा। तो इस तरह से हम लोग इसको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसको लग रहा है सब क्यों निकाल रहा है, वो पीछे का वीडियो जाकर देखो तब समझ में आएगा, क्योंकि ये सब निकलेगा तब लास्ट वाला निकलेगा, बाइस तरह में सब का यूज होगा। और अब हम लोग आ जाते हैं मेन गेम में, जो मेन क्वेश्चन अब यहाँ से हम लोग पढ़ते, देखो वन ऑफ द आर्मी इज सेलेक्टेड, कोई एक वो कलश को चुन लिए एट रैंडम कहीं से भी, एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और एक बॉल निकाल भी लिया चुना वाला से। इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, मतलब जो निकला बॉल है वो लाल है, निकला बॉल लाल है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट टर्न। यहाँ पर हम उसी वीडियो में बताए थे कि जहां कोई प्रोबेबिलिटी जिसका उल्टा पूछा, जिसका पहले आप निकाल चुके और ठीक उसका उल्टा पूछ रहा है और डबल पूछ रहा है वही घटना और उल्टा पूछ रहा है, तो वहीं पर बाइस थ्योरम लगता है। तो यहाँ देखो उल्टा पूछ रहा है, फिर से देख लो, इससे पहले आप देखो आप इससे पहले फर्स्ट टर्न का बनाए हो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पी अपॉन E1 ये फर्स्ट टर्न का है, पी अपॉन E1 क्या था, ये बोला था कि अगर हम लोग पहला अर्न को सिलेक्ट किए, चूज किए, तो उसमें लाल गेंद आने का प्रोबेबिलिटी क्या है। और इस बार उल्टा पूछ दिया, अगर लाल गेंद आया है तो पहला से चूज करने का प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब वही घटना को उल्टा पूछा, तो जो घटना को उल्टा पूछेगा उसी पर बाइस थ्योरम लगता है। तो ये तो इसका उल्टा है, यहाँ तो लिख दिया, तो यहाँ लिख भी दिया है, देखो वी हैव टू फाइंड आउट E1 अपॉन E, उल्टा है उसका, क्यों, क्योंकि यहाँ देखो लिख दिया जो पूछा है, इफ द बॉल ड्रॉन इज रेड, मतलब पहले ही बोल दिया जब बॉल निकला वो लाल है, प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट अर्न, तो बताओ कि पहला वाला कलर से या पहला अर्न से निकला, तो उसका उल्टा पूछा ना, तो इसीलिए इसका उल्टा है, तो यहाँ लिखेंगे पी E1 अपॉन E, और जहां उल्टा पूछा उसी पर बाइस थ्योरम लगेगा, मतलब 1 वाला पर बाइस थ्योरम लगेगा, तो यहाँ लिख देना यूजिंग बाइस थ्योरम। अब इसका फॉर्मूला को कैसा लिखा जाए, इसको याद करने का दरकार नहीं है, इसको आप ट्रिक से याद कर सकते हो। इसका ट्रिक क्या है देख लो, 1 वाला का पूछा है ना, तो 1 का जोड़ा खोजना, वहां पर जो जो प्रोबेबिलिटी आप निकाले हो और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, जिसका पूछ रहा है, जिसका आप यहाँ निकाल रहे हो, यहाँ पर देखो किसका पर काम कर रहे हो 1 पर, तो 1 का जोड़ा खोजो जाके, देखो 1 का जोड़ा यहाँ पर खोजो, एक तो PE1 है और एक तो PE अपॉन E1 है, दोनों को ऊपर में लिख के मल्टीप्लाई कर देना। अगर E2 पूछता तो E2 को पहले ऊपर लिख, फिर क्या करना, इसके अलावा जो जोड़ा है उस सबको भी नीचे में लिख देना, सबको जोड़ देना। तो इसके अलावा कौन कौन जोड़ा है, ये देखो PE2 और PE अपॉन E2, तो यहाँ लिख दो PE2 PE अपॉन E2 मल्टीप्लाई कर देना, प्लस फिर और कौन है E3 वाला, तो PE3 इंटू PE अपॉन E3 उसको भी लिख देना। फिर लास्ट में क्या करना, इसको भी लिख देना, जो ऊपर जो इसका जोड़ा है उसको भी एक बार लिखना होगा, मतलब जिसको पूछ रहा है उसको ऊपर तो लिखोगे नीचे भी लिखोगे। तो फिर से बता दे रहे, जिसको पूछ रहा है यहाँ पर देखना 1 है तो 1 का जोड़ा को ऊपर लिखना, 2 का है तो 2 को लिखना, 3 का है तो 3 का लिखना, और नीचे में सब का लिखना, जो भी आपको हमारा टोटल का लिखना, उसमें ई वाला जोड़ा भी लिखाएगा एक बार। तो पहले देखो ये ऊपर में लिखा जिसका पूछा जोड़ा को, नीचे तो लिखेंगे इसको, फिर इसके अलावा जो जो जोड़ा था उसको भी लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, सारा मान तो यहाँ दिया होगा, सारा मान को डाल देना और अच्छा से काटना। तो यहाँ निकालोगे 6/30, यहाँ पर 30 30 4/30 इतना आएगा, एलसीएम ले लोगे सबका 30 30 6/30 15 30 30 कट गया, 6/15 आया, 6/15 काटोगे 2/5 आया, तो 2/5 आंसर आ गया, इतना आसानी से आ गया। लास्ट में लिख दोगे आंसर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी E1 अपॉन E इज 2/5, यानी अंत में हम लोग निकाल दिए कि अगर बोल्ट और लाल निकला है
तो उसका पहला अर्न से निकलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो 2/5 है। तो ये बायस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एग्जाम में फंसना ही है, लॉन्ग क्वेश्चन है। और भी बायस थ्योरम का क्वेश्चन इसके बाद कार्ड वाला, कार्ड पर भी बेस्ड होता है, फिर आपका और भी कार्ड पर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर बेस्ड होता है, फिर इसमें और भी प्रॉब्लम होगा बायस थ्योरम का, तो हम और भी बताते जाएंगे। चैनल को देखते रहो लगातार, इसमें एक दिन छोड़ के एक दिन करके मैथ, एक दिन छोड़ के एक दिन मैथ आएगा इसमें। मतलब वीडियो में आपको क्या है, एक दिन मैथ आया तो अगले दिन बायोलॉजी आएगा, फिर 2 दिन हो सकता है फिजिक्स केमिस्ट्री आए, फिर मैथ आएगा, लेकिन लगातार सप्ताह में मैथ आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कंप्यूटर साइंस का लगातार वीडियो आएगा, एक दिन छोड़ के एक दिन, हर दिन हर विषय का तो नहीं होगा, एक दिन छोड़ के एक दिन आते रहेगा। तो लगातार देखते रहना क्लास 12 का, जो भी एग्जाम के लिए जरूरी है चैप्टर वाइज लगातार आते रहेगा, ठीक।